नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एस्ट्रोनॉमी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पिछला वीडियो हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी का देखा था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे लास्ट पेपर में। आज हम लोग इसी के बचे हुए शेष प्रश्नों को सॉल्व करके एस्ट्रोनॉमी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। और लगभग करीब में 50 क्वेश्चन आज के हैं, तो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास करने के उपरांत हम लोग एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, जिससे कि हम लोगों का पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। आज वाला जो सेगमेंट हम लोगों का होगा, ये बचे हुए सारे सूर्य, चंद्रमा और सभी 8 ग्रहों के अलावा जितने भी आपके 52 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, यानी जिसे कहते हैं आप लोग क्षुद्र ग्रहों के बारे में भी, धूमकेतु कुल का पिंड के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, आज हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आइए आगे की बातें करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है दोस्तों कि जो आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उस उपलक्ष्य में हमारे इंस्टीट्यूट ने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा लेकर के आया हुआ है। वे बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते किन्हीं कारणों से अपनी तैयारी को लेकर के काफ़ी सजग भी हैं, लेकिन वो बाहर जाने की क्षमता उनके पास आर्थिक रूप से या किन्हीं और परिस्थितिजन्य कारणों से नहीं हो पाती है, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इस स्कीम का पूरी तरह से लाभ उठाइए। और बहुत जो फीस का जो स्ट्रक्चर और जगहों पे भिन्न भिन्न होता है, हमारे यहाँ बहुत ही कम सुविधाओं फीस में बहुत सारी सुविधाएं जो सभी बच्चों को फुल फीस में मिलती है, वो सुविधाएं आप लोगों को के लिए उपलब्ध हैं। तो थोड़ा इस पर बहुत विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि ये स्कीम बहुत लिमिटेड समय के लिए है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जो ये कोर्सेज हैं वो 17,000 की फ़ीस को मात्र 18,000 रुपये में पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा जो आपका आगे का कोर्स है वो मात्र आपका 24,000 में पढ़ाया जा रहा है। और ये डेट भी थोड़ी सी आप याद रखिएगा, डेट सबसे ज़्यादा मूल्यवान है आपको। ये 15 अगस्त तक आपका ये जो डेट है, ये 15 अगस्त तक है। बहुत कम फीस में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इन तिथियों में आने के उपरांत ही आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये अवसर है, और सिर्फ अवसर इस कारण से दिया जा रहा है क्योंकि आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, जिसे हम लोग पूरे देश एक तरह से मिल करके मना रहा है, अमृत महोत्सव। तो इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्तों को या आप खुद ज़रूरतमंद हैं तो उनको खुद को और उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको सूचित करिए, बताइए इस बात को, और अगर लाभ लेना चाहते हैं तो इसका लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, आइए अपने विषय वस्तु पे आते हैं। प्रश्न श्रृंखला पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। अब सूर्य का केंद्र जो होता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, या सूर्य की जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो किसका बना हुआ है, किस अवस्था का है वो, तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। तो सूर्य का जो स्ट्रक्चर है, क्या ठोस है, द्रव है, या गैस है, या कोई और अवस्था में है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सूर्य की संरचना है वो न तो ठोस अवस्था में है, न द्रव अवस्था में है, न ही गैसीय अवस्था में है। मूल रूप से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरलावस्था, जिसे मैग्मा के रूप में आप जानते हैं, मैग्मा कहिए या कहिए उसको प्लाज्मा। प्लाज्मा सबसे बेहतरीन शब्द उसके लिए यूज किया गया है, प्लाज्मा अवस्था है। तो जिसका जो केंद्रीय भाग होता है वो प्लाज्मा और गैसीय अवस्था में है। तो दो संरचनाएं इसकी मिलती हैं, प्लाज्मा और गैसीय अवस्था में। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कह रहा है क्या, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस अवस्था। पहला कह रहा है ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में। दूसरा कह रहा है केवल द्रव अवस्था में। तीसरा कह रहा है गैस और प्लाज्मा अवस्था में। और चौथा कह रहा है द्रव, गैस दोनों अवस्थाओं में। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि इंटरनल जो भाग होता है वो गैस और प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इसके पृथ्वी के जो सूर्य के केंद्र का जो टेम्परेचर है वो लगभग आपका 15 लाख जो है डिग्री सेल्सियस, 15 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है किस कारण से होती है? आयनन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है नाभिकीय विखंडन द्वारा और चौथा है ऑक्सीकरण द्वारा। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण से ये जो आपका सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से देखिए। ऑप्शन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, दूसरा कर रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, नेक्स्ट कह रहा है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्र में, और फिर केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है और इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। आप प्रयास करिए जवाब देने का कि हीरक वलय क्या होता है। ठीक है, देखिए अब जवाब आपका आ चुका होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, और अगला है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि के क्षेत्र में। देखिए होता क्या है कि ये जो हीरक वलय जो दिखाई देता है दोस्तों, ये कब दिखाई देता है? आप लोग ये ध्यान से रखिए, समझ में रखिएगा अपने, कि जब सूर्य ग्रहण की स्थिति लगती है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, और चंद्रमा आता है और वह अवस्था कौन सी होती है? अमावस्या की अवस्था होती है, अमावस्या की अवस्था, और ये सूरज को ढक लेता है। ठीक है, तो सूरज को ढकने के बाद, चूंकि सूरज की संरचना जो द्रव्यमान है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन और जो चंद्रमा है उससे बहुत छोटा है, ये पृथ्वी से भी छोटा है। तो जो हिस्सा ढकता है, तो चंद्रमा ढक पाता है, तो बाकी हिस्सा जो इसका एक रिंग के आकार की जो संरचना बच पाती है, जो दिखाई देती है, वही हीरक वलय होता है। यानी कि रिंग की आकार की जो संरचना सूरज की बचती है, जो दिखती है, प्रकाशमय दिखाई देती है, बाकी हिस्सा तो ढके रहता है, वही हीरक वलय कहलाता है। तो सवाल है इसमें से ऑप्शन क्या हो सकता है? केवल पूर्णतया परिपथ के चिन्ह के परिधि के क्षेत्र में। ठीक है, ये बिल्कुल वही है, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधि के क्षेत्र में, यानी कि जो उसकी परिधि है, उसका जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में दिखाई देता है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ सेकंड के बाद में ये दिखाई देता है, तो ये चीज़ें आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? बिल्कुल बताइए। अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, कौन सा डेट आपका होगा सूर्य ग्रहण के लिए? कह रहा है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। ठीक है, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन कह रहा है। दूसरा कह रहा है प्रतिपदा, तीसरा है किसी दिन, और चौथा कह रहा है पूर्णिमा। अब पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? देखिए बताइए दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या दो तिथियां आपको आदि मैंने सिजगी आपको पढ़ाई है, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है सिजगी, युत वियुति। ठीक है, युत वियुति की घटना अगर आपको याद होगी तो सब बहुत आसानी से आपके सामने बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो आप जानते हैं अमावस्या का दिन जो होता है, अमावस्या, इसी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? प्रतिपदा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अमावस्या को ही प्रतिपदा कहा जाता है, और इसी को ही इंग्लिश में कहें तो न्यू मून डे कहलाता है। न्यू मून, ठीक है, न्यू मून कहलाता है ये, न्यू मून डे। न्यू मून डे कहिए आप इसको, चाहे अमावस्या कहिए, चाहे या तो प्रतिपदा कहिए। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कहीं पर भी न तो न्यू मून डे लिख रहा है, ना ही आपको अमावस्या लिख रहा है, लिख क्या रहा है? प्रतिपदा लिख रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ये सूर्य ग्रहण में अभी मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन में बताया, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति लग जाती है। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। अगला दोस्तों है
खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि सीमित क्षेत्र में ही क्यों दिखाई पड़ता है, ये इसके बारे में आपको जवाब देना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है आपका, आईएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होना। देखो ऐसा है कि ये कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में क्यों दिखाई देता है। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं, पूर्ण सूर्य ग्रहण देखिए होता क्या है कि सूर्य बहुत बड़ा है, चंद्रमा छोटा सा है। अब पृथ्वी उससे भी बड़ी है, ठीक है, मतलब उससे बड़ी मतलब चंद्रमा से बड़ी है, और सूर्य से छोटी है। मान लो सूर्य ये आपके हैं, ठीक है, सूर्य इतने बड़े हैं। अब क्या है कि ये बड़े हैं, अब पृथ्वी से अगर देखेंगे किसी एक हिस्से में, जितने दूरी तक ये चंद्रमा ढक पाएगा पृथ्वी वाले हिस्से को, यहाँ से आपको पूरी तरह से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन जो हिस्सा चंद्रमा की छाया से पूरी तरह से ढकेगा नहीं, वहाँ से वो हिस्सा सूर्य का हिस्सा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, सूर्य का हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब सूर्य का हिस्सा दोस्तों दिखाई पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रहण तो नहीं लगेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा नहीं। तो इस नाते आपको ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ा कारण होगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होना, बिल्कुल यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि 50 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत टाइम हम लोगों को लग सकता है। इस नाते मैं जितना ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं बातों पे चर्चा कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन की एक अच्छी डिटेल आपको उपलब्ध हो सके। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। अब ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पच्छाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, तीसरा कह रहा है पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में, और चौथा कह रहा है स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो ये ध्यान रखिएगा, पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर जो पच्छाव, ठीक है, पच्छाव या पच्छाव स्तरी आपने सुना होगा नाम, ठीक है, पच्छाव को बादलों के नाम सुने होंगे, पच्छाव है, और पच्छाव स्तरी बादलों के प्रतिबिंबों से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को ही प्रभामंडल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन से होंगे, ये आपके पच्छाव होंगे, और पच्छाव की जगह पर अगर दिया होता पच्छाव स्तरी, पच्छाव स्तरी, पच्छाव स्तरी भी दिया होता तो यह भी आपका हो जाता। पच्छाव और पच्छाव स्तरी बादलों के प्रतिबिंबों से बने श्वेत जो दूधिया रंग के छल्ले दिखाई देते, छल्लों को ही प्रभामंडल कहा जाता है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, पच्छाव और पच्छाव स्तरी मेघ, ठीक है। हालांकि इसमें केवल पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में कहा रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, खगोलीय किसकी दूरी है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी किसकी है दोस्तों, आपको बताना है। इसमें से बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप बताइए जरा हमको। ऑप्शन दे रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच, दूसरा दे रहा है बृहस्पति और शुक्र के बीच, तीसरा कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, और चौथा कह रहा है प्लेटो और सूर्य के बीच। इनमें से किसको आप जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, देखिए जो खगोलीय दूरी कहा जाता है, यहाँ पर क्या करा है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। तो खगोलीय जो दूरी कहलाती है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, एक खगोलीय एकक कहलाता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो मित्रों है ना, वो आप जानते हैं कितनी दूरी है, ऑप्शन देख लीजिए, 107.7 मिलियन किलोमीटर है। फिर इसके बाद कह रहा है आपको, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 146.6 मिलियन किलोमीटर।
तीसरा कह रहा है 142.7 मिलियन किलोमीटर और चौथा कह रहा है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। क्या है? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पीसीएस के एग्जाम में और आईएएस के एग्जाम में दोनों बार पूछा है। और औसत दूरी अगर मान लो इस रूप में ना लिख करके दोस्तों ये लिख करके दिया होता, यानी इसको लिख सकते हैं 150, लगभग करीब में है ना, 149 पॉइंट समथिंग है, तो इसको लगभग करीब में 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप, किलोमीटर। ठीक है, ये अगर दे रहा है 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर भी दे रहा है, तो यह इसी दूरी के बराबर होगा। किसके? 149.6 मिलियन किलोमीटर के, मिलियन किलोमीटर के दूरी के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है, कब होता है? देखिए, उपसौर और अपसौर के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया। क्या होता है कि सूर्य की परिक्रमा करता, सूर्य जो है सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी, और कैसा करता है? दीर्घवृत्ताकार पथ पे करता है। ये आपके सूर्य जी हैं और हमारी पृथ्वी यहाँ मान लो है और यहाँ है, ऐसे ऐसे परिक्रमा करेगी हमारी पृथ्वी सूर्य की। ठीक है, अब क्या होता है कि जब सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी और सूर्य की जो सबसे कम दूरी और पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक दूरी, तो जो सबसे कम दूरी होती है ना, इसी को ही उपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो उपसौर की जो घटना होती है, पृथ्वी सबसे नज़दीक की जो तिथि होती है वो 3 जनवरी की होती है, और सबसे दूर की जो डेट होती है वो 4 जुलाई की होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे निकटतम तो 3 जनवरी। ठीक है, ये तिथि आपको बिल्कुल मालूम होगी। और जानते हैं कि उपसौर को ही पेरीहेलियन भी कहते हैं, पेरीहेलियन इंग्लिश में, हेलियन, पेरीहेलियन शब्द याद रखिएगा। और इसको क्या कहेंगे? अपहेलियन कहेंगे, फिर पेरीहेलियन, और इसे क्या कहेंगे? अपहेलियन की घटना कहेंगे, अपसौर, अपहेलियन, अपहेलियन। ठीक है, तो उपसौर को क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं, और अपसौर को क्या कहते हैं? अपसौर को अपहेलियन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा शब्द, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते ज़रूर हैं। ठीक है, और ये घटना 4 जुलाई को होती है और वो 3 जनवरी को होती है, उपसौर की घटना। सूर्य का आकार पृथ्वी के कितने गुना बड़ा है? सूर्य जो है पृथ्वी से कितने गुने बड़ा है? तो आप जानते हैं सभी लोग दोस्तों 109 गुना बड़ा है, लेकिन ऑप्शन देखिए 124 है, 100 है, 109 है, 105 है। तो आप जवाब भी देते रहा करिए दोस्तों, 109 होगा। ठीक है, 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से आकार में कितने गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगा लेगा? तो देखो, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा ना मित्रों, वो सबसे ज़्यादा चक्कर लगाएगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना दूरी पर होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो सबसे नज़दीक क्या है? बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो सबसे कम समय ये लेगा चक्कर लगाने में। ठीक है, और इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा, इस क्रम में जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर से, अगर आप देख रहे हैं तो सबसे कम समय कौन ले लेगा? पृथ्वी का चक्कर लगाने में सबसे कम है आपका जो समय ले रहा है वो कौन? बुध ले रहा है, क्योंकि नज़दीक है सबसे। मैंने बताया जो सबसे नज़दीक हो सबसे कम समय, जो सबसे दूर हो सबसे ज़्यादा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? ठीक है, कौन से ऐसे उपग्रह हैं जिनके बिल्कुल उपग्रह नहीं है? तो देखिए 2 ग्रह हैं आपके, एक कौन कौन सा है? एक तो बुध है, दूसरा शुक्र है। बुध और शुक्र। ठीक है, बुध को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं, और शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। तो बुध और शुक्र है। बाकी आप जवाब दीजिए कौन सा यहाँ पे बुध शुक्र का कोई ऑप्शन है? देखिए बुध और शुक्र का ऑप्शन 4 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट दे रहा है, और दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सही कौन गलत है। कह रहा है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में दिखने पर उसकी चक्षुष घुति निर्धारित करता है। ठीक है, पहला ये था। दूसरा ऑप्शन है बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। दोनों में से कौन से आपके कथन सही हैं, इसमें से बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो आप जान लीजिए कि आपका दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है,
कि एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, नहीं, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बल्कि क्या है कि एक तरह से कहिए कि आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी की तुलना में बहुत कम एल्बिडो है, ठीक है, किसका, बुध का, और इसी कारण से ही इसमें चमक कम होती है, पृथ्वी की तुलना में कम चमक होती है, ठीक है। और पृथ्वी का एल्बिडो लगभग करीब में 3 है और बुध का एल्बिडो 0 है। पृथ्वी का एल्बिडो जो है वो 0.3 है और बुध का जो एल्बिडो है 0.1 है। तो ये क्या है, इसी नाते कम ये चमकता है, ये पृथ्वी जो होगी, पृथ्वी ये ज़्यादा चमकती है, ठीक है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो ये गलत हो गया। बाकी अगर आप देखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें, मतलब पहले वाले ऑप्शन की बात करें, तो परावर्तित प्रकाश को देखने में पिंड एल्बिडो उसकी चमक, अर्थात जिसे इसको चमक ही कहते हैं, चक्षुधुति जो लिख रहा है यहाँ पर, चक्षुधुति, इसका मतलब चमक हो गया दोस्तों। क्या होता है, चमक, चमक, ठीक है, चमक। चतुर्थी का मतलब होता है चमक, तो ये सही है। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश को देखने पर उसकी चमक निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। ये आपका पहला ऑप्शन, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल आपको जवानी याद होगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, जिसके बारे में सब फेमस है। अब देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, मंगल और पृथ्वी है, तो इसमें क्या हो, शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की बहन या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो निश्चित तौर से आपको मालूम होगा, ठीक है, मंगल। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, तो क्या हो जाएगा, शुक्र है। ये सिस्टर कहलाती है, ठीक है। और इवनिंग स्टार, सुबह का तारा, इस तरह के तमाम सारे नामों से जाना जाता है, भोर का तारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कथन है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, ठीक है। पहला कथन ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कारण क्या है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक स्तर पर है। तो दोनों में से क्या है, बिल्कुल दोनों सही है दोस्तों, दोनों ऑप्शन सही है। और कथन कारण की पुष्टि कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सतह पर ज़्यादा, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन अंतरिक्षयान जो है किस ग्रह के लिए भेजा गया था, तो शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। और ये रडार मैपिंग मिशन के तहत वीनस पर 1989 में भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1989 में, 1989 में, 89 में भेजा गया था। क्या था ये, रडार मैपिंग मिशन के तहत इसको भेजा गया था, ठीक है। रडार मैपिंग मिशन के तहत इसको वीनस ग्रह पर यानी शुक्र ग्रह पर मैगलन अंतरिक्षयान था। क्या था, मैगलन अंतरिक्षयान था, अंतरिक्षयान, क्या नाम था, मैगलन, ठीक है। कब भेजा गया था, 1989 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो किसने कहा था, पृथ्वी को टालमी हैं, अरस्तु हैं, कापरनिकस हैं और स्ट्रैबो हैं। तो अरस्तु ने सबसे पहले कहा था दोस्तों। अरस्तु ने क्या कहा था, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। और इसने अपनी जो पुस्तक थी ऑन द हेवेंस, इसकी पुस्तक है, उसका भी नाम जान लीजिए आप, क्या है, ऑन द हेवेंस, ऑन द हेवेंस, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, ऑन द हेवेंस इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अरस्तु, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोलाकार है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, क्या कह रहा है, पृथ्वी गोलाकार है और एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिए,
गाय है, सीता है, ग्रीन प्लेनेट है, हरमीन है, ठीक है, हरमीज है। तो क्या हो जाएगा इसमें से दोस्तों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरा बताइए इसका क्या नाम हो सकता है? तो ग्रीन प्लेनेट जानते ही हैं कि हरा ग्रह इसे कहा जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है दोस्तों? ये आपको बताना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि कितना है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास आप जानते हैं ना, पृथ्वी का व्यास, ठीक है। व्यास में आप देखेंगे तो कौन सा व्यास आप बात कर रहे हैं? ठीक है, पृथ्वी का व्यास पूरी तरह से, यानी कि एक अक्षांशीय व्यास, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके व्यास की बात कर रहा है। पृथ्वी को अगर आप देखेंगे, देखिए पृथ्वी का व्यास कह रहे हैं ना, तो पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी का क्या, ये कौन सी रेखा है दोस्तों? 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा है। इसका जो व्यास है आप जान लीजिए 12,755.6, ये एग्जैक्टली है। लेकिन ये मिलता कहाँ के, कहीं कहीं पे क्या है, तो 12,756 भी कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है, 12,756। वैसे मानना है आपको 55 ही। क्यों मानना है 55? क्योंकि इसका जो ध्रुवीय व्यास की बात करेगा, ये भूमध्यरेखीय व्यास हो गया, और ध्रुवीय व्यास है तो 12,712 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का, यानी कि भूमध्यरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर 43 किलोमीटर है। अगर इसको आप 56 मान लेंगे, 56 के आसपास करेंगे, तो फिर इसको थोड़ा सा पॉइंट में आपका अंतर यानी कि 44 आने लगेगा, जबकि अंतर होना चाहिए क्या, 43 का ही माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि पृथ्वी का व्यास है, आपको इनमें से जवाब देना है कि किसके आसपास है। तो कह रहा है आपको 8,000, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये 1 लाख कह रहा है, बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता, ऊपर में से कोई नहीं, ये हो नहीं सकता। 12,800 लगभग करीब में इसके आसपास है, तो ये लगभग के नाते इसमें से ये आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ये जब लगभग का कोई आंसर दिया रहे बेटा, तो आप मोस्टली उसी पे करेक्ट करेंगे। देखिए एक चीज़ और भी आप लोग जानिएगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, हाँ, इसके व्यास के बारे में देखा, तो ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो व्यास है, देखिए पृथ्वी जो था आपका, ध्यान रखिएगा, व्यास क्या होता है, व्यास और परिधि में अंतर होता है दोस्तों। ये जो होल है पोल टू पोल हो जाएगा, ये आपका व्यास हो जाएगा, इंटरनल दूरी। और ये जो कि हो जाएगा क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसको बीच से जब बीच से होल करेंगे तो वो व्यास कहलाएगा। अगर इसके ऊपर से आप चल के आएंगे तो ये परिधि कहलाएगा दोस्तों। फिर क्या कहलाएगा, ये परिधि हो जाएगा। और ये परिधि बिल्कुल अलग अलग है। परिधि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो दोनों की परिधि में अंतर है, 10,004 है, ठीक है, 10,004 है, सॉरी 10,002 है इसका। और इसकी अगर परिधि के बारे में बात करेंगे तो ऐसे ही 10,002 इसकी परिधि भी हो जाएगी। मतलब यानी कि इस 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बीच में 10,002, ठीक है, 10,002 हो जाएगा। 10,000 आप देखेंगे, 10,002 हो जाएगा, फिर 10,000 ये भी 10,002 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से 10,002 ये हो जाएगा, तो 10,002 यानी कि पूरा ध्रुवीय परिधि के बारे में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,008 हो जाएगा दोस्तों, 10,008, ठीक है। ये आपकी क्या ध्रुवीय परिधि हो जाएगी, परिधि की बात हो जाएगी। इसी तरह से विषुवतरेखीय परिधि की बात करेंगे तो वो 76 आपका हो जाता है, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे तो आपका निकल करके आएगा वो आपका ये, सॉरी ये जब देखेंगे 1,000 नहीं, जो 40,000 हो जाएगा। देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 2 चौके 8, 40,008 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह की अगर इसकी परिधि की बात करेंगे, विषुवतरेखीय परिधि की बात करेंगे, अभी हम लोगों ने बात क्या की थी, ध्रुवीय परिधि की बात की थी, और विषुवतरेखीय परिधि की बात करेंगे तो फिर इसका आपका 40,076 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,076, 76, 40,076 हो जाएगा, ठीक है। 40,076 हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंसेज आप निकाल देंगे तो लगभग 68 के करीब में डिफरेंस आ जाएगा, 68। तो 68 किलोमीटर, यानी कि जो आपका परिधि है डिफरेंसेज आता है वो 68 किलोमीटर का आता है, और जो आपका व्यास का जो डिफरेंसेज आता है वो 43 किलोमीटर का आता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, ठीक है। चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि अभ्यंतर मतलब क्या होगा, आउटर कोर। इसका मतलब अभ्यंतर का मतलब होता है दोस्तों, इंग्लिश में अगर जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए आउटर कोर। क्या कहलाता है, आउटर कोर, आउटर कोर।
आउटर कोर को अभ्यंतर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है तो क्या है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है कैसा है? तो प्लाज्मा है ना, कह रहा है प्लाज्मा है, या कह रहा वाष्पशील गैस है, ठोस है, श्यान द्रव्य है। ठीक है, तो इनमें से क्या है आपको देखेंगे तो ये श्यान द्रव्य है दोस्तों। ठीक है, श्यान द्रव्य जैसा है उसकी संरचना। पृथ्वी के अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है? तो चंद्रमा का अभ्यंतर जो है वो श्यान द्रव्य है, श्यान द्रव है। ठीक है, श्यान द्रव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? भूपर्पटी में, पर्पटी यानी परत, यानी कि धरातल के बात करें हम लोग, भूपर्पटी की बात कर रहा है, इसका मतलब समझते हैं क्या? ये वाला हिस्सा, ये वाला भूपर्पटी का लगभग 35 किलोमीटर का जो हिस्सा है, ये वाला पूछ रहा है कि इससे सबसे ज़्यादा अधिकता किसकी रहती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता है? ऑक्सीजन की अधिकता है। ठीक है, लगभग 46% ऑक्सीजन मिलता है इस वाले हिस्से में, 46% ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है तो बिल्कुल ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितने देर में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 8 मिनट 19 सेकंड लेता है। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड लेता है दोस्तों। पूरा एग्जैक्टली देख लेंगे तो 499 सेकंड लेता है, ये ध्यान रखिएगा, 499 सेकंड लेता है, लगभग करीब में है ये 499 सेकंड। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे आप तो इसमें 60 से भाग दे देंगे तो निकल करके आएगा 8 मिनट और 19 सेकंड बनेगा दोस्तों, 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड होता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो लगभग करीब में आप किसको, ऑप्शन में क्या है? 8 है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन कह रहा है ध्रुव तारा, फिर दूसरा कह रहा है अल्फा सेंचुरी, तीसरा कह रहा है सूर्य और चौथा कह रहा है उल्लुब्धक। तो भाई कौन सबसे नज़दीक है? हम लोगों को रोशनी किससे मिलती है? सूरज से मिलती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएंगे सबसे नज़दीकी तारा हमारे पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं दोस्तों? बिल्कुल एग्जैक्टली मानक बताइए आप लोग। 365 दिन कह रहा है, 365.25 दिन, फिर कह रहा है 365.75 दिन, फिर 365.5 मतलब जो है 65.50 दिन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल एग्जैक्टली डेट बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? जानते हैं, एक सही 1/4 भी इसको लिख सकते हैं, 365 सही 1/4 दिन लगता है, या इसी को कह सकते हैं 1/4 की जगह पे 6 घंटे लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी को कह सकते हैं 6 घंटे कह दीजिए, या इसी को देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दशमलव के बाद 1/4 कह सकते हैं, या 6 घंटे कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप इसको क्या 0.25 यानी कि 1/4। यही बात तो हुई है ना, 0.25 इसका मतलब क्या हो गया? 1/4 हुआ। और अगर घंटे में दिन जो होता है 24 घंटे का, तो 24 घंटे को 4 भागों में बांटिए तो 6 चौक 24 हो, यानी 6 घंटा हो जाएगा। तो कुछ भी दिया होता है वो करेक्ट हो जाता, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपने परिक्रमण पथ पर सूर्य लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य का अपने परिक्रमा पथ पर सूर्य लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? यहाँ पर थोड़ा तथ्य गलत लिखा है, यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी के बारे में। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य की परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा का चक्कर लगाता है, या वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है। परिक्रमा मतलब चक्कर ही होता है। किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो उसका क्या वेग होता है दोस्तों जब वो सूर्य का चक्कर लगाता है? ऑप्शन है आपको 20 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 40 किलोमीटर पर सेकेंड, तीसरा है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, चौथा है आपका 50 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 29 दशमलव, देखिए मैं बता दूं एग्जैक्टली 29.8 किलोमीटर, 29 दशमलव क्या है 8 किलोमीटर
प्रति सेकंड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो लगभग करीब में क्या 29.8 यानी लगभग करीब में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड का चक्कर हुआ ना, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करता है? क्वेश्चन है पृथ्वी का भ्रमण करती हुई, नहीं पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई होना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। पृथ्वी परिभ्रमण, ये होना चाहिए क्या? परिभ्रमण पृथ्वी क्या हो जाएगी अपना? परिभ्रमण। ठीक है, तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ठीक है, करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ठीक है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती है? कह रहा है 9 किलोमीटर, 49 किलोमीटर, नेक्स्ट है 59 किलोमीटर, नेक्स्ट है 79 किलोमीटर। तो ज़रा सा इसके आसपास की स्थिति को अगर देखेंगे तो आपको लगभग करीब में कितना हो जाएगा, ये आकलन आप कर सकते हैं कि लगभग करीब में कितना हो जाता है। पृथ्वी देखिए 1 मिनट में जो है क्या करती है, लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं एग्जैक्टली बता दूं आपको, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट में इतनी दूरी अपने क्या कहता है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई। ठीक है, परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो लगभग करीब में 27.8 किलोमीटर की दूरी दोस्तों प्रति सेकंड ये तय कर लेती है। ठीक है, प्रति मिनट में लगभग करीब में 28 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेती है। तो यहाँ लगभग कोई ऑप्शन इसके करीब में नहीं है, तो एग्जाम में इसमें स्टार दिया हुआ था। अगर इसके आसपास कोई ऑप्शन होता तो करेक्ट आंसर वहाँ पर हो जाता आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल आपका, इसमें से कोई ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है, स्पष्ट हुआ? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? भूमध्य रेखीय परिधि, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आपका आ गया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन को आपको इसको एक्सप्लेन किया था, कितना है लगभग करीब में दूरी कितनी है। भूमध्य रेखीय परिधि के बारे में बात कर रहा है। भूमध्य रेखीय परिधि आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये क्या कह रहा है, भूमध्य रेखीय परिधि, ये जो होता है ना, ये भूमध्य रेखा, इसकी परिधि यानी घूम करके इधर से जाएगा ना, फिर इधर तक ये जाएगा। बस समझ रहे, इसके पीछे का जो चक्कर आएगा, यानी यहाँ से अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, ऐसे होगा ना इस चक्कर का, ये रेखा ऐसे बनेगी, इसके पीछे भी जाएगी। इसकी परिधि क्या कह रहा है, मैंने बताया था यहाँ से इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में, अगर हम यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके बीच की दूरी 1000 कितना, मैंने क्या बताया था, 1002। ये क्या इसके बारे में बताया था, ये तो आपका हो रही है बात किसकी, मतलब जो है आपकी रेखा, उन रेखा के बारे में बात हो रही है, विषुवत रेखीय बात, यानी कहिए कि ध्रुवीय परिधि के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो 1000 मतलब क्या, 10,002 था, 10,002, ये फिर 10,002, फिर ये 10,002, फिर 10,002, तो 40,000 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताया था क्या, 40,076 होती है। तो लगभग करीब में जो ऑप्शन दे रहा है एग्जैक्टली, तो वो वही आप कर देंगे। तो लगभग करीब में ऑप्शन किसका आ रहा है आपका, देखिए 40,076 के आसपास कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट किसका हो जाएगा दोस्तों, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लगभग में दिए रहते हैं दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपके लगभग के करीब में दिखेंगे, आपको याद होगा तो आप कर ले जाएंगे उसको। कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है, अपने मतलब कितना झुकी रहती है ये बता रहा है आपको। तो कह रहा है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23 डिग्री, फिर कह रहा है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.1 डिग्री, फिर कह रहा है दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5, ये नहीं होगा, दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5,
ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 4 आंसर ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो अपने अक्ष पर क्या होता है, जैसे ये है परिपथ है, यहाँ पर पृथ्वी अगर इस पे स्टैब्लिश है इस तरह से है, तो इसका पोल यहाँ पर ऐसे देखेंगे ये पोल पे, तो ये इस धुरी से 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है, इधर से यहाँ से इस एंगल का जो बनेगा 90 डिग्री, इस वाले एंगल से ये क्या हो रहा है दोस्तों 23.5 डिग्री यहाँ झुकाव है, 23.5 डिग्री का झुकाव यहाँ से है, और ये वाली दूरी 66.5 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तब जाके 90 डिग्री बनेगा ये पूरा। ठीक है, ये होगा। तो क्या है, दीर्घवृत्तीय दूरी से कितनी है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या कह रहा है? पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। कोई डाउट है किसी को? देखिए ऑप्शन में बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है ये, कि बिल्कुल कह रहा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। विषुवत रेखा की आधी होती है, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई जो होती है वो विषुवत रेखा की आधी होती है दोस्तों। चलिए, लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए आप, तब सोचिए आप इसको। फिर कह रहे हैं पृथ्वी के अक्ष की समानांतर है, पृथ्वी के अक्ष की समांतर है। ये कह रहा है पृथ्वी के अक्ष की समांतर है। क्या, किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आयोग का, यूपीपीसीएस का। तो ये बिल्कुल भी गलत कह रहा है, पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है, नहीं 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, अभी बात की, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अपसौर, यानी कि जिसे अपहेलियन कहते हैं आप, अपसौर मतलब अपहेलियन अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। परिभ्रमण की, यहाँ पर अपसौर की बात कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है दोस्तों, जो ग्रह पृथ्वी से जितना दूर होगा, यहाँ से सूरज है, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर, जब इस वाले हिस्से में जाएगी तो ज़्यादा तेजी से भागेगी। मैंने आपको बताया है ग्रहों की चलने की गति संबंधी नियम, जो ग्रह जिससे जितना ही उससे ज़्यादा दूर होगा, किससे, जो गंतव्य है, जो तारा है, उससे जितने दूर होगा वो उसकी गति उतनी तेज होगी, जितने नज़दीक होगा उसकी गति उतनी स्लो हो जाएगी। तो क्या रहा है, यहाँ पर अपसौर है। ठीक है, अपसौर यानी अपेलियन में दूर रहता है तो गति तेज रहेगी। ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो पहला और चौथा सही होगा। दूसरा कह रहा है इसमें 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत यहाँ बता रहा है। ठीक है, ये तो एक करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन इसके परिप्रेक्ष्य में आपको देना। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो वैसे तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं कि उसमें ऑप्शन के यहाँ पे कूट के तौर पे दिया हुआ है ऑप्शन इसमें, या इसमें से आपको बताना है तो कोई एक बताना। इसमें देखिए, इसमें तो ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये पहला और दूसरा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पहला क्या कह रहा है इसमें, कौन सा सही है कूट में आपका? तो आपका पहला और समानांतर है, इसमें आपको देखना है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन को पुनः देख लेते हैं। यहाँ पर जो अपसौर की घटना है, एक त्रुटिपूर्ण घटना एक्टिविटीज़ हो गई, इसको मैं थोड़ा सुधार कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। अपसौर अवस्था में पृथ्वी परिभ्रमण गति तीव्र हो जाती है। तो देखो दोस्तों, क्या था, मैंने बताया था कि कोई ग्रह, ठीक है, किसी तारे की अगर परिक्रमा कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है, ये अगर जितना नज़दीक होगा उतना तेज होगा उसकी गति, और जितना दूर होगा उतनी कम गति होगी। ये बात कहनी थी मैंने, अभी आपको एक बात अपोजिट कह दी थी कि जब दूर होगा तब ज़्यादा तेज गति होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ रहेगा तो इसका इतना क्षेत्रफल कवर करेगा, इतना क्षेत्र कम से कम करेगा। तो इस नाते यहाँ पर तेज़ी से भागेगा, यानी नज़दीक होने पर तेज भागेगा और दूर होने पर उसकी गति स्लो हो जाएगी। तो ये चीज़ होगी चाहिए, जबकि यहाँ पर अपोजिट लिखा तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष की समानांतरता है। समानांतरता का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका मतलब दोनों समानांतर है, यानी ये वाला अक्ष, यानी ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है,
ठीक है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये वाला हिस्सा भी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री इधर विस्थापित है। तो यानी कि दोनों समानांतर स्थिति ऐसे बनी हुई है। 23.5 डिग्री ये वाला हिस्सा भी इस अक्ष से यहाँ से 23.5 डिग्री, ये वाला इस अक्ष से 23.5 डिग्री है। तो कह रहा है कि अपने अक्ष की समानांतरता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन इसमें पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? किस कारण से दिन रात होते हैं दोस्तों? ऑप्शन दे रहा है परिक्रमण गति, दूसरा परिभ्रमण गति, तीसरा दे रहा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, फिर चौथा दे रहा है चंद्रमा का परिक्रमण। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? परिभ्रमण स्थिति के कारण से होता है। परिक्रमण यानी कि जो सूर्य की चक्कर परिक्रमा लगाता है उसे कहा जाता है परिक्रमण गति। ठीक है, ये परिक्रमण गति। और अपने अक्ष पर जो घूमता है यानी घूर्णन गति को ही परिभ्रमण गति कहता है। परिभ्रमण या इसी को ही घूर्णन गति कहते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? दिन रात की अवधि होंगी तो कहाँ पर पड़ेंगी? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर। तो बिल्कुल जवाब आपके सामने है भूमध्य रेखा पर। बिल्कुल आप आंख मूंद करके जवाब सही करेंगे। ठीक है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होती है? पृथ्वी की किस विशेषता के कारण से मौसम परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन आपका है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता के कारण होती है? अच्छा, किस विशेषता के कारण पूछ रहा है दोस्तों कि इसमें विशेषता क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ऑप्शन? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, इस कारण से पृथ्वी की गति की किस विशेषता के कारण होती है? मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता के कारण होता है? तो कह रहा है सूर्य के चारों परिक्रमा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन है दूरी। देखो ऐसा है, यहाँ पर यही समझ लो कि मौसम परिवर्तन का कारण क्या है। तो ये देखो, ये आपका मौसम परिवर्तन का कारण जो होता है क्या होता है? दो कारण है। देखो मैं यहीं पे बता दूँ आपको। ये देखो आप, मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? ये आपका मौसम परिवर्तन का कारण ये है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य भगवान है, इनकी परिक्रमा करता है जब, तो क्या करता है? देखो अब ये होता है सबसे नज़दीकी घटना, ये दूर की घटना। और जब ये रहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना है दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को ऐसे बनाएं तो पृथ्वी का अक्ष यहाँ होगा और ये ध्रुव यहाँ होगा, ये पोल ऐसे ऐसे होगा पृथ्वी का। तो ये जो अच्छे झुकाव है और अच्छे झुकाव के कारण से पृथ्वी जो परिक्रमा करती है जिस परिपथ पर, ठीक है, परिक्रमण करती है जो जिस परिपथ में, तो यह भी एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि एक हिस्सा सूर्य के ये हिस्सा सामने पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो, इस वाले हिस्से में बाकी हिस्से में मौसम अलग रहेगा। फिर यही जब परिक्रमा करेगी तो यहाँ पर पृथ्वी इस रूप में आ जाएगी, ये इसका संरचना बनेगा। यानी कि इस बार ये वाला हिस्सा सामने पड़ रहा है सूरज के, तो ये हिस्सा गर्म रहेगा, ये हिस्सा क्या ठंडा रहेगा, पीछे वाला हिस्सा। तो बात ध्यान रखिएगा। तो इस नाते ये कारण हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करना ये कारण बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव। बिल्कुल अभी झुकाव के बारे में बताया, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। और तीसरा इसमें कह रहा है ऊपर बताए गए ए और बी सम्मिलित प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अपनी धुरी पर घूमना, ये नहीं होगा। अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ये बिल्कुल तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कारक हैं जो कि मौसम परिवर्तित करते हैं पृथ्वी की, ये विशेषता बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम क्यों बदलता है ये बताना है आपको। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, आपको मौसम बदलने के कारण आपको बताने हैं। ऑप्शन कह रहे हैं पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना तथा सूर्य के चारों ओर घूमना, अपनी धुरी पर घूमना और जो है सूर्य के चारों ओर घूमना, इस कारण से मौसम बदलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। क्या कह रहा है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये है मौसम बदलने का कारण। देखने में तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही है, लेकिन और भी सटीक आंसर देखिए कि किस में क्या हो सकता है। यह भी तो हो सकता है, धुरी पर घूमना सूर्य के चारों ओर, तो धुरी वाला तो नहीं होगा, लेकिन सूर्य के चारों ओर आपका हो सकता है, लेकिन बहुत सटीक आंसर नहीं मिल रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद करेंगे हम। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुका होना, ये बिल्कुल अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन यही था दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही सबसे सटीक जवाब हो जा रहा है। अगला चौथा क्या कह रहा है? पृथ्वी पर अपनी धुरी पर चक्कर लगाना वह अपने अक्ष पर झुका होना। क्या कह रहा है? अपने अक्ष पर झुका होना, अपने अक्ष पर झुका होना, ये कह रहा है आपको। ठीक है, अपने अक्ष पर झुका होना। तो दोनों में क्या अंतर कह रहा है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर
पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कह रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे सूर्य के चारों ओर कह रहा है, यहाँ पर अपनी धुरी पर कह रहा है, तो इस नाते गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर तीसरा ही केवल सही होगा इसमें, तीसरा करेक्ट आंसर, सबसे सटीक जवाब यही होगा। नेक्स्ट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, 1/4 है ना, 1/4 कम हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? किस बात की होगी? अगर इनके बीच की जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए, यानी 1/4 कम कर दी जाए दूरी, तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन देख लीजिए, जवाब दीजिए दोस्तों। पृथ्वी सूर्य से गिर जाएगी, सूर्य से नहीं, सूर्य में गिर जाएगी, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, सूर्य में गिर जाएगी, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। तीसरा है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। और फिर क्या कह रहा है, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो देखो, हमारे वर्ष की जो अवधि है, अगर क्या कह रहा है, इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया, कम कर दिया जाए, तो सबसे अधिक संभावना क्या है? दूरी कम हो जाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी जो पृथ्वी के, देखिए अगर दूरी कम कर दी जाएगी, इसके बीच की, जैसे जो पृथ्वी यहाँ पर है और सूरज यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी अगर घटा देंगे तो क्या होगा? परिपथ कम हो जाएगा ना, तो उसको कम समय लगेगा। यहाँ पर इतना समय लग रहा है, इसको कम लगेगा, तो टाइम कम नहीं हो जाएगा, तो हमारे कम करने पर अवधि कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि घट जाएगी। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको जवाब देना है। पृथ्वी के परितः होना चाहिए, परिता नहीं लिखना, परितः, पृथ्वी के परितः, ठीक है। घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई, क्या गिराई? गेंद होगा, गिराई गेंद क्या होता है? क्या करेगा गेंद जो है? पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर कोई गेंद अगर गिरा दी जाए तो क्या करेगा? उसके पीछे पीछे घूमेगा, साथ साथ में घूमेगा, और क्या करेगा? आपको बताया मैंने, सूर्य पर चली जाएगी, नहीं जाएगी, बिल्कुल गलत है आपका। फिर कह रहा है चंद्रमा पर चली जाएगी, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी पर गिर जाएगी, यह भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें? देखिए, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, बिल्कुल घूमती रहेगी, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने बताया था कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ अगर उसी वेग से वो, चूंकि उस मतलब जो है अंतरिक्ष यान में वो वस्तु है, तो यानी अंतरिक्ष यान के वेग से ही घूम रही है वो, अगर उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, अंतरिक्ष यान से बाहर कर दिया जाएगा, तो वो उसी के साथ साथ घूमती रहेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी, उसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी। जब तक कि उसकी गति स्लो नहीं होगी तब तक वो गिरेगी नहीं, और गति भी स्लो नहीं होगी उसकी, ठीक है। उस वेग पे है तो उसी वेग पे वो बनी रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर मतलब होता है मेंटल होता है, प्रावर, इसको प्रावर कहेंगे, इसे मेंटल कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रावर या मेंटल इसे कहेंगे, मेंटल के नीचे कोड, ठीक है, क्रोड इसको कहते हैं, कोड नहीं, क्रोड, CORE, क्रोड इसको कहेंगे। निम्नलिखित में से किस एक से बना है? क्रोड किससे बना है दोस्तों? ऑप्शन है एल्युमिनियम है, दूसरा ऑप्शन क्रोमियम है, तीसरा लोहा है, चौथा सिलिकॉन है। तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि आयरन की अधिकता है, सियाल, सीमा, नीफे नाम ने आपने सुना होगा, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है, नीफे। तो नीफे सिलिकॉन, लोहा की अधिकता होगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लोहे की अधिकता होती है कोर में, आंतरिक भागों में, आंतरिक भाग में, ठीक है। अगला कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 अप्रैल है, 7 अप्रैल है, 22 मार्च है, 7 मार्च है, ठीक है। तो कौन सी डेट है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है, समतुल्य है, सही है, मतलब समतुल्य है, सही है। किसके विषय में कह रहा है ये? क्या कह रहा है? एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव, ठीक है, दिन का मान
दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के बराबर है, तो कौन सा है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों? मंगल है। देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, आईएएस में क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी आया है दोस्तों। यूरेनस के विषय में कह रहा है, नेपच्यून के विषय में कह रहा है, तो दोनों के विषय में नहीं कह रहा है। किसके विषय में कह रहा है? मंगल के विषय में कह रहा है। मंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंगल बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंगल के दिन की अवधि जो होती है वो 24 घंटे की होती है। 24 घंटे कितने मिनट? 37 मिनट और 23 सेकंड, 23 सेकंड का होता है क्या? मंगल पर एक दिन, मंगल का दिन होता है, मंगल पर ही दिन होता है। पृथ्वी के बारे में जानते ही हैं। और मंगल अपने अक्ष पर कितना है? 25 डिग्री, 25 अंश या 25 डिग्री कह सकते हैं, 12 मिनट है। 12 मिनट, 25 डिग्री 12 मिनट है। और पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 जिसे कह सकते हैं। तो लगभग 23.5 डिग्री पृथ्वी मतलब झुकी हुई है और ये 25 है, तो लगभग करीब में बराबर है ना, दोनों झुकाव बराबर हो गया। 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड मंगल का है अपना एक चक्कर लगाने में, ठीक है। दिन की एक अवधि इनकी होती है, हमारे यहाँ दिन की अवधि 24 घंटे की होती है ना। तो दोनों में मात्र 37 मिनट का अंतर है अवधि में, और डिग्री में लगभग करीब में 2.5 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग करीब में बेटा समान हो जाएगा, ठीक है। 2.5 डिग्री का नहीं, 1.5 डिग्री का लगभग अंतर आ रहा है। 23 के बाद 24, 1.5 डिग्री का अंतर आ रहा है आपका। तो लगभग करीब में मंगल और पृथ्वी एक जैसी, झुकाव भी उनका ऐसा है और उनके दिन की अवधि भी लगभग समान है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है, ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है, ये आपको बताना है कि कौन सी अवस्था मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है। ऑप्शन है, पहला कह रहा है वायुमंडल के संगठन, तीसरा कह रहा है तापीय अवस्था, चौथा कह रहा है बर्फ के छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति, और चौथा कह रहा है ओजोन की उपस्थिति। तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे सुसंगत है? तो देखो ऐसा है ना कि बर्फ के छत्रकों और शीततित जल की उपस्थिति जो यहाँ मिलती है ना, कहाँ पर? मंगल पर। इसी नाते इस पर जीवन जीने की संभावना ढूंढी जा रही है, प्रोबेबिलिटी ढूंढी जा रही है। संभावना ऐसा है कि मंगल पर इसी कारण से, क्योंकि बर्फ के छत्रक वहाँ मिल रहे हैं, हिमशीतित जल की उपस्थिति वहाँ पाई जा रही है, इस नाते वहाँ पर जीवन जीने की संभावना यानी गोल्डीलॉक्स जोन होने की संभावना वहाँ ढूंढी जा रही है। शायद ऐसा है, यानी जीवन वहाँ शायद है। पानी होगा, पृथ्वी जैसी वहाँ पर जलवायु होगी, जल होगा जहाँ पर, वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, शनि ग्रह है, क्या है शनि? प्लेटो से ठंडा है। फिर क्या कह रहा है शनि ग्रह के बारे में? शनि ग्रह के बारे में आपको बताना होगा कि शनि भगवान के बारे में क्या है। दूसरा कह रहा है नेपच्यून सब कह रहा है नेपच्यून से गर्म है, फिर कह रहा है नेपच्यून से ठंडा है, फिर कह रहा है जुपिटर से गर्म है। शनि ग्रह के बारे में आपको बताना है। तो जरा देखिएगा शनि ग्रह के बाद क्या है। तो सबसे पहले ग्रह जो होता है वो क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी बनी होगी। अब आपको कह रहा है क्या कि प्लेटो सबसे ठंडा है, शनि मतलब शनि ग्रह है क्या? शनि ग्रह के बारे में क्या कह रहा है? शनि ग्रह क्या है इसके बारे में बताना है आपको शनि से। तो शनि किससे गर्म होगा? तो शनि के बाद जो ग्रह होगा यानी कि क्या होगा? अरुण वरुण, ठीक है। अरुण वरुण की बात कर रहा है, अरुण वरुण से क्या होगा? गर्म होगा ये, ठीक है। तो ये बात जानिएगा कि अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो यहाँ पर यूरेनस का कहीं जिक्र नहीं किया, जुपिटर के बाद आता है, तो जुपिटर हो ही नहीं सकता, इससे गर्म हो ही नहीं सकता है। ये प्लेटो से ठंडा, इससे ये नहीं हो सकता है। नेपच्यून से गर्म हो सकता है, नेपच्यून से ठंडा हो सकता है, तो नेपच्यून से गर्म हो सकता है क्योंकि नेपच्यून से पहले यानी वरुण से पहले पड़ता है। मैंने बताया ना कि पहले शनि पड़ जाएगा, फिर अरुण पड़ेगा, फिर वरुण पड़ेगा। तो वरुण को ही नेपच्यून कहते हैं और अरुण को ही यूरेनस कहते हैं। तो ये इनसे जो है गर्म ज़्यादा होगा। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर दोस्तों उतना ज़्यादा ठंडा, तो शनि पहले पड़ेगा, यूरेनस से गर्म होगा। इस नाते ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, मतलब
देखिए होता क्या है ना, उपग्रह ही को ही कहा जाता है चंद्रमा। तो टाइटन, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछने का मतलब है किसका उपग्रह है, समझ रहे हैं बात को, या किसका उपग्रह है, क्वेश्चन ये है। लेकिन पूछ रहा है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है तो किसका है, मंगल का? नहीं, बिल्कुल नहीं है मंगल का। शुक्र का? नहीं। बृहस्पति का? नहीं। शनि का? बिल्कुल शनि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटन जो है सबसे बड़ा ग्रह किसका है, शनि का। और जानते हैं इस समय बृहस्पति से ज़्यादा उपग्रह जो हैं 82 उपग्रह हो गए हैं किसके, शनि के हो गए। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं दोस्तों, तो ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। ठीक है, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से, यहाँ पर तत्वों की जगह पर कथनों होना चाहिए दोस्तों, तत्व नहीं होगा, कथन होगा। निम्नलिखित कथनों में से, ये कथन स्टेटमेंट है ना, कथनों में से कौन सा कथन क्या कह रहा है, सही है, ये बताना है आपको कौन से कथन सही है। ऑप्शन देखिए, आइए चलिए ये बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, कुल टोटल ऑप्शनों की संख्या कितनी है, 3 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें से बताना है। पहला क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा है आपका बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सबसे गर्म ग्रह है। ये क्या है आपका, सही है या गलत है आपका? ये देखिए कि सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के नाते इसमें सबसे ज़्यादा तो शुक्र ग्रह हो जाएगा गर्म, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद में कह रहा है, इसी में देखिए बी ऑप्शन, दूसरे वाले का ऑप्शन यहाँ पे है, शनि ग्रह का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बारे में आपको बताना है, गैनीमेड के बारे में, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये क्या ऑप्शन सही है आपका? बिल्कुल नहीं सही है। ये टाइटन सबसे बड़ा है शनि का उपग्रह, गैनीमेड नहीं है। ठीक है, और गैनीमेड जो आपका जान लीजिए बृहस्पति का ग्रह है, ये शुक्र का, शनि का नहीं है। गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का ग्रह है। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, यानी दोनों गलत हो गए। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, नेपच्यून के बारे में कह रहा है। नेपच्यून के बारे में क्या कह रहा है, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, बिल्कुल सही है, घिरा रहता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा होना चाहिए था, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए था। तो ये करेक्ट आपका स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह, बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें जो कूट होगा ये वाला सही हो जाएगा, और इसके बाद में आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये यानी कि ये तीसरा, यहाँ पर आपको मैंने नंबरिंग तीसरा कर दी थी, यहाँ पर ये दूसरा था। अब ये गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का है। और बुध जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, जबकि शुक्र है। कौन है? शुक्र है, ये नहीं है। तो ये दोनों, पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भी कूट में दिया होगा तीसरा और चौथे का, वही सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कूट में देखिए ये हो जाएगा ये। अब यहाँ पर नंबरिंग गलत कर दी गई है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, A, B, C और D होनी चाहिए थी, ऐसे होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 44 नंबर का क्वेश्चन है, मिक्स योम हाइड्रा चंद्रमा है किसके? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है, आपको जवाब देना होगा। यहाँ पर मिक्स नहीं होना चाहिए, गलत लिख दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर निक्स होगा, मिक्स नहीं होगा, निक्स योम हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं? तो निक्स और हाइड्रा जो चंद्रमा है वो प्लेटो के हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लेटो के। याद रखिएगा कौन से? निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा हैं? निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है किसके? प्लेटो के। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल बताइए, आप लोग जवाब दीजिए, पता होगा। पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर, चंद्रमा पर? तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चंद्रमा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ये आपका चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। जब अर्ध चंद्रमा होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण
कितना होता है, ठीक है। तो अर्धचंद्रमा होगा, ठीक है, अर्धचंद्रमा होगा जब, तो कब होगा दोस्तों, तो डिग्री निश्चित तौर से इसमें ऑप्शन ए बी सी और डी देना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, निश्चित तौर से 45 डिग्री हो जाएगा, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। जब दोनों चीज़ें रहेंगी तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 45 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। अर्धचंद्रमा की स्थिति बनेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या अर्धचंद्रमा होता है तब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच होता है। कब होता है, क्या होता है, चंद्रमा के बीच का, देखिए यहाँ पर चंद्रमा के बीच का कोण पूछा है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए था इसको। देखिए कह रहा है जब चंद्रमा, जब अर्धचंद्रमा होता है, ठीक है, यानी आधा चंद्रमा होता है, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण क्या होता है, तो तीनों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये कोण बनता है तीनों के बीच का, तब दिखाई देता है, तब क्या होता है, तब अर्धचंद्रमा यानी आधा चंद्रमा दिखाई देते हैं, आधा चंद्रमा दिखाई देंगे जब दोनों के बीच का 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, तीनों के बीच का कोण, तीनों के बीच का कोण जब 90 डिग्री बनेगा तो ये स्थिति बनेगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और एक भी इसमें भी जान लीजिएगा कि इसमें जो है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होगी, सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होंगे, ठीक है, यानी कि क्या होंगे, सूर्य और चंद्रमा समकोण का मतलब हो गया, यानी यहाँ पे मान लो सूर्य मान लीजिए, यहाँ पर चंद्रमा मान लीजिए, यहाँ पे पृथ्वी पर, तो समकोणीय स्थिति जो बनेगी, ठीक है, ये समकोण की जो स्थिति बनेगी एक दूसरे के सामने जब होंगे तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 90 डिग्री यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए हमको, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी आपका 364,000 किलोमीटर, फिर कह रहा है 300,000 किलोमीटर, फिर कह रहा है 446,000 किलोमीटर, फिर 350 किलोमीटर। तो आप जान लीजिएगा कि कितनी दूरी है आपकी, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूरी आपकी, दूरी बात करेंगे आप तो 3,84,400 किलोमीटर एग्जैक्टली दूरी है दोस्तों। किसकी दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है, ये 400 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसके आसपास का जो भी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आसपास का ऑप्शन क्या हो रहा है, 3 लाख, देखिए इससे ज़्यादा कौन है, 3,64,000 करीब में दे रहा है ना, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 3,64,000 किलोमीटर दे रहा है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है, ठीक है, दोनों में क्या मतलब डिफरेंसेस आते हैं ये आपको बताना है। इसमें से क्या क्या है ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है क्या, क्षुद्र ग्रह लाल चट्टानी ग्रहिकाएँ हैं, ग्रहिकाओं का है, ग्रहिकाएँ क्या कह रहा है इसमें, ग्रहिकाएँ हैं, ग्रहिकाएँ का नहीं होगा, ग्रहिकाएँ हैं, ये सही है, ठीक है, ग्रहिकाएँ हैं। जबकि धूमकेतु, अच्छा ये कंपैरिजन कर रहा है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और पदार्थ आपस में बंधे होते हैं। चट्टानी और पदार्थ नहीं, धातु पदार्थ होना चाहिए यहाँ पे, ये तथ्य थोड़े से यहाँ पर त्रुटिपूर्ण, धातु पदार्थ, यहाँ पे लिखिए धातु, धातु पदार्थ आपस में बंधे होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है आपको यहाँ पे, यानी कि आपको देखना है धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के बारे में अंतर पूछ रहा है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो क्या अंतर है ये बताना है कि ये अंतर है, बिल्कुल सही है, ये सही अंतर बता रहा है, ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्या कह रहा है, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा पथ के बीच पाए जाते हैं, इतना स्टेटमेंट सही है। जबकि धूमकेतु अधिकांश, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अधिकांश का शुक्र और बुध के बीच है, नहीं नहीं ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जा रहा है। क्या धूमकेतु के बारे में जो स्टेटमेंट कर रहा है वो गलत कह दे रहा है दोस्तों। धूमकेतु के बारे में आप जानते हैं कूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ये कूपर बेल्ट में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल इसके नाते ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसके नाते गलत हो जा रहा है, इस नाते ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा मतलब इसका दूसरा सेगमेंट, तीसरा वाला पार्ट जो है क्या कह रहा है, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह या
ग्रह या नहीं दर्शाते हैं, या नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यह नहीं दर्शाते हैं, यह नहीं दर्शाते हैं, यह होना चाहिए, यह नहीं दर्शाते, तो यह भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन पहला और तीसरे का जो कूट में दिया रहेगा तो पहला और तीसरा सही है, ये गलत है, दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले में गलत क्या है, ये धूमकेतु ये कूपर बेल्ट होना चाहिए, जबकि शुक्र और बुध कह रहा है, ये गलत कह दे रहा है। बाकी सब सही था, इसमें दोनों की तुलना सही थी। तो ये हो गया आपका, अच्छा यहाँ पर दे भी रहा है तो पहला और तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। हेल बाप किसका नाम है? ठीक है, हेल बाप क्या है, हेल बाप किसका नाम है, आप बताइए जरा हमको। तो ये क्या है, कह रहा है पुच्छल तारा है, फिर कार्टून चित्र के बारे में कह रहा है, ठीक है, फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, फिर कह रहा है खगोलीय एक खिलौना। तो यहाँ पर क्या होगा, पुच्छल तारा है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पुच्छल तारा है, हेल बॉप, हेल बॉप इसका नाम है, हेल बाप, हेल बाप पुच्छल तारा है, याद रखिएगा, हेल बाप पुच्छल तारा है, आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का है, बड़ा ही शानदार सेगमेंट रहा है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये, और इससे निश्चित तौर से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ऐसी पूरी आशा हमारी है। क्वेश्चन है उल्का क्या है, उल्का क्या है बताइए दोस्तों, उल्का क्या है? बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते हैं, टूटने वाले तारे को शूटिंग स्टार इसी को कहा जाता है, ठीक है जी। उल्का पिंड आकाश में क्या करते हैं, ये प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सी सदृश दिखाई देते हैं ये, और इसी को क्या कहते हैं, टूटने वाला तारा, यानी शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। और फॉलिंग स्टार भी इसको कहा जाता है, फॉलिंग यानी गिरता हुआ तारा, फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है, शूटिंग स्टार, फॉलिंग स्टार, टूटने वाला तारा या टूटता तारा, इसका नाम है। देखिए चलिए, क्या कह रहा है, उल्का पिंड है क्या, तीव्र गति से चलता तारा, कह रहा है तीव्र गति से चलता तारा, तो ये तो नहीं है दोस्तों। फिर कह रहा है वायु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता हुआ क्या, द्रव्य का अंश, ये है, बिल्कुल सही है ये। अगला क्या कह रहा है, तारामंडल का भाग, नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुच्छ हीन धूमकेतु, नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे सटीक आंसर जो दे रहा है ऑप्शन जो है वो वाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश, द्रव्य का कुछ अंश, द्रव्य देते हुए प्रवेश हुए द्रव्य का अंश जो होता है, इसी को कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ओको, इसी को ही मैटर कहते हैं। निश्चित तौर से ये सेगमेंट आप लोगों को काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया दोस्तों, वीडियो बड़ा हो ही जाएगा, जब आपको सेगमेंट टास्क बना करके कंप्लीट किया जाएगा तो निश्चित तौर से ये चीज़ें होनी एक सामान्य सी प्रक्रिया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा, और लगभग करीब में हम लोगों ने अभी तक खगोल की जितना पढ़ रखा है दोस्तों, उनके सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया, और आशा है कि आप सभी लोगों ने अच्छे से इसको किया होगा। और जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो आप लोग इसको पॉज करके अपने जवाब को पहले दीजिएगा, फिर आगे के शेष वीडियो के प्रश्नों को जवाब देते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नए सेगमेंट के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, और आप लोग मेरे चैनल पर इतना समय देते हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।